प्रिय छात्रों, यूनिट 2 में अब हम लोग और आगे बढ़ेंगे और आज का टॉपिक है डिफ्रैक्शन एम्पलीट्यूड। ये हम लोगों ने डिस्कस किया था कि अगर कोई क्रिस्टल स्ट्रक्चर है और क्रिस्टल स्ट्रक्चर पे कोई इंसिडेंट बीम पड़ती है तो उससे एटम्स से डिफ्रैक्शन होता है और वो इंसिडेंट बीम लाइट बीम नहीं हो सकती है, बल्कि वो इंसिडेंट बीम इलेक्ट्रॉन बीम, न्यूट्रॉन बीम या फिर एक्सरे बीम हो सकती है। तो ऐसी कोई भी बीम जिसका वेवलेंथ फ्यू एंगस्ट्रॉम का हो या एंगस्ट्रॉम से कम हो, ऐसी बीम को क्रिस्टल स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन के लिए यूज किया जा सकता है। तो जब भी डिफ्रैक्शन होता है तो हमें ये देखना होता है कि किस डायरेक्शन में डिफ्रैक्शन एम्पलीट्यूड मिल रहा है, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है या मिनिमम एम्पलीट्यूड है, और उसकी जानकारी से ही या उस इंफॉर्मेशन को लेने के बाद ही हम लोग स्ट्रक्चर क्रिस्टल के स्ट्रक्चर को डिटरमिन करते हैं। तो इस टॉपिक के अंदर हम लोग डिफ्रैक्शन एम्पलीट्यूड, स्ट्रक्चर फैक्टर, एटॉमिक फॉर्म फैक्टर और इवॉल्व कंस्ट्रक्शन पे चर्चा करेंगे। तो जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने ये डिस्कस किया था कि अगर कोई भी फंक्शन है जो कि पीरियोडिक फंक्शन है विथ अ गिवन इंटरवल, तो ऐसे किसी भी फंक्शन को फ्यूरियर सीरीज में एक्सपेंड किया जा सकता है। और चूंकि क्रिस्टल स्ट्रक्चर में इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन एक पीरियोडिक प्रॉपर्टी है। पीरियोडिक प्रॉपर्टी इसलिए है क्योंकि जहां पे एटम होंगे वहां पे इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन मैक्सिमम होगा और दो एटम के बीच में इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन मिनिमम होगा। तो इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हम कहें तो इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन एक पीरियोडिक प्रॉपर्टी है और इसलिए इस पीरियोडिक प्रॉपर्टी को भी हम लोग फ्यूरियर एक्सपेंशन इसका कर सकते हैं या इसका फ्यूरियर सीरीज लिख सकते हैं। तो इसलिए ही फ्यूरियर सीरीज को अप्लाई किया जाता है क्रिस्टल स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन में। जैसे अगर डायरेक्ट लैटिस है और डायरेक्ट लैटिस का अगर हम फ्यूरियर ट्रांसफॉर्मेशन करें तो हमें रेसिप्रोकल स्पेस मिलेगा। और फ्यूरियर ट्रांसफॉर्मेशन कैसे करते हैं? जब भी हम डायरेक्ट लैटिस पे डिफ्रैक्शन पैटर्न लेते हैं तो जो डिफ्रैक्शन पैटर्न होता है वो एक्चुअली फ्यूरियर ट्रांसफॉर्मेशन होता है। डायरेक्ट लैटिस का फ्यूरियर ट्रांसफॉर्मेशन होता है, मींस वो रेसिप्रोकल स्पेस में होता है। और अगर रेसिप्रोकल स्पेस का फिर से फ्यूरियर ट्रांसफॉर्मेशन करें तो हम वापस डायरेक्ट लैटिस में आ जाएंगे। तो ये डायरेक्ट लैटिस और रेसिप्रोकल स्पेस में अगर हम जंप करना चाहते हैं, मतलब एक स्पेस से दूसरे स्पेस में जाते हैं, तो वो फ्यूरियर ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से जाते हैं। तो अब हम आते हैं डिफ्रैक्शन कंडीशन पे। इसके पहले हम लोगों ने एक डिफ्रैक्शन कंडीशन ऑलरेडी डिराइव किया है जिसे ब्रैग्स लॉ कहते हैं, 2d sin थीटा इज इक्वल टू लैम्डा। 2d sin थीटा इज इक्वल टू लैम्डा एन लैम्डा, जिसमें n इज द ऑर्डर ऑफ द डिफ्रैक्शन। तो 2d sin थीटा इज इक्वल टू n लैम्डा में जो भी क्वांटिटीज दी हुई हैं वो क्वांटिटीज डायरेक्ट स्पेस की क्वांटिटीज हैं। अब हम लोग डिफ्रैक्शन कंडीशन फाइंड आउट करेंगे या इसको डिराइव करेंगे रेसिप्रोकल स्पेस में। तो अब हम रेसिप्रोकल स्पेस के टर्म्स में जो बात करेंगे और उसमें डिफ्रैक्शन कंडीशन क्या होता है ये हम देखेंगे। तो ये फिगर, इस तरह का फिगर हम लोगों ने ब्रैग्स लॉ में भी बनाया था, बल्कि यहाँ पे हम लोगों ने प्लेन्स ड्रॉ किए थे। तो ये जब हम ब्रैग्स लॉ की बात करते हैं तो वहां पे 2d sin थीटा इज इक्वल टू लैम्डा की बात करते हैं। और वो जब हम डिराइव करते हैं तो उसके लिए हम लोगों ने पार्ट डिफरेंस निकाला था। पार्ट डिफरेंस निकाला था और पार्ट डिफरेंस को कहा था कि पार्ट डिफरेंस अगर n लैम्डा के बराबर होगा, वेयर n इज एन इंटीजर, तो वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, मींस हमें वहां पे डिफ्रैक्शन एम्पलीट्यूड मैक्सिमम मिलेगा। और अगर पार्ट डिफरेंस एन लैम्डा के बराबर नहीं होगा तो फिर वो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। अगर वो ऑड होगा, एन अगर ऑड मतलब इंटीजर नहीं है, तो वहां पे वो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। लैम्डा बाई 2 है, अगर एन लैम्डा बाई 2 होगा तो वो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा और वहां पे हमें जो भी एम्पलीट्यूड है वो मिनिमम एम्पलीट्यूड मिलेगा। तो उस कंडीशन को वो डायरेक्ट स्पेस के लिए था। अब जब हम दोबारा इसे देखें तो इसी फिगर को हम दोबारा देख रहे हैं दूसरे तरह से। मान लीजिए ये कोई एक स्पेसिमेन है, क्रिस्टल स्पेसिमेन है जिसमें दो वॉल्यूम है, डीवी वॉल्यूम है, स्मॉल वॉल्यूम है, जो कि आर डिस्टेंस की दूरी पे है। एक को 0 पे मान लेते हैं, दूसरा आर डिस्टेंस पे है। और यहाँ पे भी एक कोई बीम आ रही है जो इंसिडेंट बीम है और वो डिफ्रैक्ट हो रही है।
वैसे यहाँ भी एक कोई बीम आएगी और वो डिफ्रैक्ट होगी। तो ये जो दो डिफ्रैक्टेड बीम है जिनके बीच में हम लोगों ने पिछली बार पाथ डिफरेंस निकाला था, अब हम यहाँ पे इनका फेज फैक्टर निकालेंगे। दो डिफ्रैक्टेड बीम के बीच में फेज डिफरेंस, फेज फैक्टर क्या होगा अगर ये दोनों आर डिस्टेंस के दूरी पे हैं। जब हम किसी वेव को डायरेक्शन में रिप्रेजेंट करते हैं तो उसके लिए हम एक दूसरा टर्म यूज करते हैं, वेव वेक्टर। और वेव वेक्टर क्या है? वेव वेक्टर इज 2 पाई बाई लैम्डा। तो वेव वेक्टर 2 पाई बाई लैम्डा होता है, जिसे k से रिप्रेजेंट करते हैं। k इज इक्वल टू 2 पाई बाई लैम्डा। जब वेव वेक्टर हम कहते हैं तो वो चूंकि वेक्टर इसमें एसोसिएटेड है तो वो डायरेक्शन भी बताता है, और जो 2 पाई बाई लैम्डा है वो उसका मैग्नीट्यूड पार्ट बताता है। तो ये इंसिडेंट बीम है जिसका वेव वेक्टर k है, और ये डिफ्रैक्टेड बीम है या इसको स्कैटर्ड बीम भी कह सकते हैं जिसका वेव वेक्टर k डैश हो गया। तो वेव वेक्टर k मींस द इंसिडेंट बीम एंड k डैश मींस द आउटगोइंग बीम और द डिफ्रैक्टेड बीम और द स्कैटर्ड बीम। तो इन दो बीम के बीच में, मतलब एक ये जो बीम है और दूसरी ये जो बीम है, इन दोनों के बीच में दो वेव के बीच में फेज फैक्टर क्या होगा? तो डिफरेंस इन फेज फैक्टर, तो डिफरेंस इन फेज फैक्टर होगा e टू द पावर i k माइनस k डैश डॉट r। r क्या है? r इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू वॉल्यूम। एक वॉल्यूम को 0 पे मान लेंगे, दूसरा वॉल्यूम dv जो कि r डिस्टेंस अपार्ट है। तो e टू द पावर i k माइनस k डैश डॉट r। और यहाँ k क्या है? k is the wave vector of the incoming beam and k dash is the wave vector of the scattered beam or the diffracted beam। तो scattered beam का एम्पलीट्यूड क्या होगा? अगर ये फेज फैक्टर डिफरेंस है तो scattered beam का एम्पलीट्यूड डिफाइन करेंगे इंटीग्रेशन ओवर द होल वॉल्यूम dv nr। nr क्या है? nr is the electron concentration e to the power minus I delta k dot r। यहाँ डेल्टा k क्या हुआ? डेल्टा k is equal to k dash minus k। डेल्टा के को डिफाइन करते हैं k डैश माइनस के से। तो और ये चूंकि k माइनस के डैश है, इसलिए अगर हम यहाँ पे डेल्टा के लिखेंगे तो एक माइनस साइन भी आ जाएगा, और वो माइनस साइन यही है e टू द पावर माइनस आई डेल्टा के डॉट आर। तो ये स्कैटर्ड बीम एम्पलीट्यूड है बिकॉज ऑफ द वॉल्यूम ऑफ वन यूनिट सेल। एक यूनिट सेल पे अगर हम इसको एक यूनिट सेल के वॉल्यूम पे अगर इंटीग्रेट करें तो हमें स्ट्रक्चर फैक्टर या स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड हमें एक यूनिट सेल का मिल जाएगा यहाँ से। अब हम इस इक्वेशन में, जो अभी पिछले स्लाइड में जो इक्वेशन थी उसमें हम एनआर की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे। और एनआर की वैल्यू क्या होगी? एनआर की वैल्यू हम लोगों ने प्रीवियसली फाइंड आउट किया था कि एनआर को अगर हम फ्यूरियर ट्रांसफॉर्मेशन के टर्म्स में लिखें तो एनआर की वैल्यू होती है समेशन ओवर ऑल द जी। G means the reciprocal vectors। तो summation over all the G ng exponential I G dot R, ये वैल्यू थी वहां पे। और चूंकि यहाँ पे एक माइनस आई डेल्टा के डॉट आर भी है तो दोनों को एक साथ लिख देंगे, दोनों को एक साथ जोड़ के लिखेंगे। तो ये हो जाएगा एक्सपोनेंशियल आई जी माइनस डेल्टा के डॉट आर। जी क्या है? जी इज द रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर एंड डेल्टा के इज द डिफरेंस ऑफ द wave vector means k dash minus k। k क्या है? k is the incoming wave vector and k dash is the outgoing wave vector, outgoing or the diffracted wave vector। अब अगर हमें एम्पलीट्यूड मैक्सिमम चाहिए, ये एम्पलीट्यूड क्या है? स्कैटर्ड एम्पलीट्यूड या कि डिफ्रैक्टेड बीम का एम्पलीट्यूड है। तो डिफ्रैक्टेड बीम का एम्पलीट्यूड अगर हमें मैक्सिमम चाहिए तो ये वैल्यू 1 होनी चाहिए, एक्सपोनेंशियल वैल्यू 1 होनी चाहिए। 1 होने का मतलब कि ये टर्म्स 0 हो जाए, g माइनस डेल्टा के 0 हो जाए। तो g माइनस डेल्टा के इज इक्वल टू 0 मीन्स g इज इक्वल टू डेल्टा के। तो ये भी एक डिफ्रैक्शन कंडीशन है फॉर द रेसिप्रोकल स्पेस। जैसे डायरेक्ट स्पेस के लिए हमने डिफ्रैक्शन कंडीशन बताया था ब्रैग्स लॉ व्हिच इज 2d sin थीटा इज इक्वल टू n लैम्डा। तो उसी तरह से अगर रेसिप्रोकल स्पेस में जब भी ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी मींस द रेसिप्रोकल एनी रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर g इज इक्वल टू डेल्टा के, तो ऐसे केस में हमें मैक्सिमम एम्पलीट्यूड मिलेगा मींस दैट इज विल बी द कंडीशन ऑफ द डिफ्रैक्शन। अगर हम इसको डेल्टा के को लिखें k माइनस के डैश की तरह, डेल्टा के को यहाँ k माइनस के डैश लिख दें तो इसको हम थोड़ा सा दूसरी तरफ ले जाएंगे तो ये भी लिख सकते हैं g प्लस के इज इक्वल टू के डैश। इस इक्वेशन में डेल्टा के की जगह k माइनस के डैश लिखें, सॉरी k डैश माइनस के लिखेंगे। डेल्टा के को हमने डिफाइन किया है k डैश माइनस के से,
तो k को इस साइड ले जाएंगे तो ये g प्लस के इज इक्वल टू के डैश आ जाएगा। तो ये सारे ही डिफ्रैक्शन कंडीशन है, चाहे हम इसे डिफ्रैक्शन कंडीशन कहें या हम इसे डिफ्रैक्शन कंडीशन कहें कि g प्लस के इज इक्वल टू के डैश। अब वहां पे हमारे पास इक्वेशन था g प्लस के इज इक्वल टू के डैश। तो अगर इसका स्क्वायर करें, स्क्वायर करने का मतलब कि हम इसका डॉट प्रोडक्ट लें इसी के वेक्टर से। जैसे k प्लस जी, चूंकि ये वेक्टर है तो वेक्टर का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो मीन्स उसी वेक्टर का उसी वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट लेंगे। तो दोनों तरफ डॉट प्रोडक्ट कर लें, स्क्वायर लिखा है यहाँ पे, और फिर इसे जब हम ओपन करेंगे तो मिलेगा हमें के स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर प्लस 2k डॉट जी इज इक्वल टू के डैश स्क्वायर। अब चूंकि ये इलास्टिक स्कैटरिंग है तो इलास्टिक स्कैटरिंग में वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती है, इसलिए जो लैम्डा इनकमिंग वेव का जो लैम्डा होगा वही डिफ्रैक्टेड बीम का भी लैम्डा होगा। तो अगर लैम्डा सेम होगा तो 2 पाई बाई लैम्डा भी सेम होगा। इसका मतलब कि जो वेव वेक्टर का मैग्नीट्यूड होगा, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ के इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ के डैश, क्योंकि दोनों में लैम्डा सेम ही है, बस उनका डायरेक्शन अलग अलग है, पर लैम्डा दोनों के लिए सेम है। इसलिए के स्क्वायर की वैल्यू के डैश स्क्वायर की वैल्यू के बराबर होगा। ये मैग्नीट्यूड पार्ट को शो कर रहा है, तो वो वैल्यू बराबर होगा एंड देन जी स्क्वायर प्लस 2k डॉट जी। तो अब हम यहाँ लिखेंगे जी स्क्वायर प्लस 2k डॉट जी इज इक्वल टू 0। एक्चुअली ये जैसे के स्क्वायर लिखा तो ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं होगी, ये स्केलर क्वांटिटी है, और ये भी स्केलर क्वांटिटी ही होगी, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट हो गया, ये स्क्वायर हो गया, तो अब यहाँ पे वेक्टर नहीं होना चाहिए था, ये वेक्टर नहीं होना चाहिए था, और यहाँ भी ये वेक्टर नहीं होना चाहिए क्योंकि ये स्केलर क्वांटिटी को शो कर रहे हैं। तो अब हमारे पास एक दूसरी कंडीशन आ गई, जी स्क्वायर प्लस 2k डॉट जी इज इक्वल टू 0। तो ये जो कंडीशन आ रही है, ये इक्वेशन भी डिफ्रैक्शन कंडीशन को ही शो कर रहा है, क्योंकि ये वहीं से डिराइव हुआ है कि डेल्टा के इज इक्वल टू जी। जो बेसिक डिफ्रैक्शन कंडीशन क्या है रेसिप्रोकल स्पेस में, वो है डेल्टा के इज इक्वल टू जी, और फिर उस इक्वेशन को हम कई तरह से लिख सकते हैं। जैसे डेल्टा के इज इक्वल टू जी को हम ऐसा भी लिख सकते हैं, जी प्लस के इज इक्वल टू के डैश, या फिर हम उसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जी स्क्वायर प्लस 2k डॉट जी इज इक्वल टू 0। तो ये सभी रेसिप्रोकल कंडीशन डिफ्रैक्शन कंडीशन को ही शो करते हैं। इनमें से अगर कोई भी इक्वेशन वैलिड है, इसका मतलब कि हम डिफ्रैक्शन कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। अगर रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर जी के लिए कोई कंडीशन सेटिस्फाइड है, तो वो रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर माइनस जी के लिए भी सेटिस्फाई होगी, क्योंकि जी और माइनस जी एक ही वेक्टर है, बस अपोजिट डायरेक्शन में है। जैसे अगर ए वेक्टर होगा तो माइनस ए वेक्टर भी होगा। तो इसलिए हम अगर जी की जगह माइनस जी लिख दें तो हमें इक्वेशन मिलेगी, जी की जगह माइनस जी लिखेंगे तो हमें इक्वेशन मिलेगी, ये जी स्क्वायर ही रहेगा, और इसको अगर हम माइनस लिख दें तो ये माइनस 2k डॉट जी इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो जी स्क्वायर माइनस 2k डॉट जी इज इक्वल टू 0, ये भी एक डिफ्रैक्शन कंडीशन है। तो इस तरह हमारे पास कई डिफ्रैक्शन कंडीशन है जो एक ही बेसिक इक्वेशन से डिराइव होती हैं। मतलब ये जो 3-4 इक्वेशन हमने बताया वो सब एक ही इक्वेशन है, पर उसको लिखने का ढंग अलग अलग है। तो ये जो इक्वेशन होती है k प्लस जी इज इक्वल टू के डैश, ये इक्वेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये यहाँ भी लिखा हुआ है k प्लस जी इज इक्वल टू के डैश। इस इक्वेशन से के बेसिस पे हम एक साइंटिस्ट थे पीपी इवॉल्ड, जिन्होंने एक इवॉल्व स्फीयर का कंस्ट्रक्शन किया, और वो इवॉल्व स्फीयर ये बताता है कि किस डायरेक्शन में डिफ्रैक्शन होगा। तो उसको अब हम लोग देखेंगे यहाँ पे कि इवॉल्व स्फीयर के हिसाब से हम कैसे निकाल सकते हैं कि डिफ्रैक्टेड बीम का डायरेक्शन क्या होगा। तो मान लीजिए कोई भी रेसिप्रोकल लैटिस नेट है, जैसे ये जो डॉट्स यहाँ पे दिखाए गए हैं, ये डॉट्स रेसिप्रोकल लैटिस नेट है, और उस रेसिप्रोकल लैटिस नेट के किसी एक पॉइंट पे, जिसको हम ओरिजिन कह सकते हैं, वहां पे कोई इंसिडेंट बीम हिट करता है। तो ये रेसिप्रोकल पॉइंट जिसको हम P से डिनोट किया है यहाँ पे, तो ये रेसिप्रोकल पॉइंट P है, और उस P पॉइंट पे कोई बीम है, जो इंसिडेंट बीम एक्सरे है, न्यूट्रॉन या इलेक्ट्रॉन जो भी है, कोई इंसिडेंट बीम उसको हिट करती है। ये P पॉइंट कोई भी हो सकता है, वो ये भी हो सकता था, ये भी हो सकता था। जस्ट फॉर सिंप्लिसिटी इसको यहाँ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में बनाया गया है, ताकि वो देखने में, विजुलाइज करने में आसान हो। अदरवाइज ये P कोई भी पॉइंट हो सकता है। तो जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन बीम या एक्सरे बीम आ रही है या इंसिडेंट बीम आ रही है, उस सेम डायरेक्शन में हम वापस जाएंगे विद द मैग्नीट्यूड के इंसिडेंट, मतलब कि जो वेव वेक्टर है, इंसिडेंट बीम का जो वेव वेक्टर है, उसी वेव वेक्टर के मैग्नीट्यूड के बराबर हम
वापस जाएंगे सेम डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन से इंसिडेंट बीम आई है। तो P से हम वापस जाएंगे एट द डिस्टेंस K इंसिडेंट, तो हम किस पॉइंट पे पहुंच जाएंगे, हम A पॉइंट पे पहुंच जाएंगे। और यहाँ पे AP क्या है, AP इज द K इंसिडेंट वेव वेक्टर है। फिर ये जो A पॉइंट आया, इस A पॉइंट को सेंटर मानेंगे और इसको सेंटर मानते हुए और K इनको या K इंसिडेंट को बीम को रेडियस मानते हुए एक स्फीयर ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे आपको ये सर्किल दिख रहा है लेकिन एक्चुअली वो एक स्फीयर होगा। तो ये जो स्फीयर होगा इसी को इवॉल्व्ड स्फीयर कहा जाता है। इस स्फीयर का रेडियस कितना होगा, वेव वेक्टर ऑफ द इंसिडेंट बीम। और फिर वो स्फीयर जिस भी रेसिप्रोकल पॉइंट को कट करता है, वो एक से ज्यादा रेसिप्रोकल पॉइंट को भी कर सकता है, तो जिस भी रेसिप्रोकल पॉइंट को कट करेगा या कि जो रेसिप्रोकल पॉइंट इवॉल्व्ड स्फीयर के सरफेस पे होंगी, तो उस रेसिप्रोकल पॉइंट को अगर हम ए से ज्वाइन करें तो ये जो हमें वेक्टर मिलता है ए बी वेक्टर, ये ए बी वेक्टर इज द डायरेक्शन ऑफ द स्कैटर्ड बीम। तो इसको हम इस तरह से प्रूव भी कर सकते हैं कि ये के वेक्टर है, मींस द वेव वेक्टर ऑफ द इंसिडेंट बीम, और यहाँ पे हमने पीबी मतलब दो रेसिप्रोकल पॉइंट को ज्वाइन किया है, पीबी से दो रेसिप्रोकल पॉइंट को ज्वाइन किया है। तो जब भी दो रेसिप्रोकल पॉइंट को ज्वाइन करेंगे तो हमेशा हमें रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर मिलेगा। तो पीबी क्या है, पीबी इज अ रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर एंड डिनोटेड बाई द कैपिटल लेटर जी। तो जी, और हमारे पास पहले का इक्वेशन क्या है जो डिफ्रैक्शन कंडीशन को फुलफिल करता है, वो इक्वेशन है k प्लस जी इज इक्वल टू k डैश। तो यहाँ पे k मीन्स द k ऑफ वेव वेक्टर ऑफ द इंसिडेंट बीम, g इज द रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर एंड k sc मीन्स द वेव वेक्टर ऑफ द स्कैटर्ड वेव या द डिफ्रैक्टेड बीम, या जिसको हमने पहले k डैश से रिप्रेजेंट किया हुआ है। तो ये AB k sc इज द सेम थिंग एज द k डैश। तो हमारे पास पहले से ये इक्वेशन है k प्लस जी इज इक्वल टू के डैश, और यहाँ पे ये इक्वेशन किस तरह वैलिड है, k इन इज इक्वल टू या k ऑफ इनपुट बीम प्लस g इज इक्वल टू k ऑफ द डिफ्रैक्टेड बीम। तो इस तरह से हम डिफ्रैक्टेड बीम का डायरेक्शन निकाल सकते हैं। तो ये भी एक रेडियस को शो कर रहा है, ये भी एक रेडियस को शो कर रहा है, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया कि इलास्टिक स्कैटरिंग है। तो इलास्टिक स्कैटरिंग में जो वेव वेक्टर का मैग्नीट्यूड होता है वो सेम ही होता है, वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती है। तो इसलिए जो भी मैग्नीट्यूड होगा के इनपुट का, वही मैग्नीट्यूड के एससी या के डिफ्रैक्टेड का भी होगा, केवल उनका डायरेक्शन बदल जाता है। तो ये सब, तो ये जो कंस्ट्रक्शन है, इस कंस्ट्रक्शन को हम इवॉल्व कंस्ट्रक्शन कहते हैं, या ये जो स्फीयर बनता है इस स्फीयर को हम इवॉल्व स्फीयर कहते हैं। तो ये जो भी कुछ मैंने आपको बताया वही सारी पॉइंट्स यहाँ पे लिखे हुए हैं। हमारे पास डिफ्रैक्शन कंडीशन आया था, उस डिफ्रैक्शन कंडीशन से हम ब्रैग्स लॉ को भी डिराइव कर सकते हैं। मतलब डायरेक्ट स्पेस में हमारे पास ब्रैग्स लॉ है जो डिफ्रैक्शन कंडीशन को शो करता है 2d sin थीटा इज इक्वल टू लैम्डा, और इनडायरेक्ट रेसिप्रोकल स्पेस में डिफ्रैक्शन कंडीशन होता है डेल्टा k इज इक्वल टू जी। और डेल्टा k इज इक्वल टू जी को हम इस तरह भी लिख सकते हैं जी स्क्वायर माइनस 2k डॉट जी इज इक्वल टू 0, या हमें इसे ऐसे भी लिखें 2k डॉट जी इज इक्वल टू जी स्क्वायर। तो अगर हम इसको इस तरह से लिखते हैं 2k डॉट जी इज इक्वल टू जी स्क्वायर, और तो इससे ही हम ब्रैग्स लॉ को डिराइव कर सकते हैं। 2 यहाँ पे 2 को वैसे ही रहने देंगे, k वेव वेक्टर है तो इसलिए इसको 2 पाई बाई लैम्डा लिखेंगे। जब k डॉट g लिखेंगे तो k डॉट g मतलब कि मैग्नीट्यूड ऑफ k, द मैग्नीट्यूड ऑफ g एंड द cos थीटा, मतलब एंगल बिटवीन k एंड g। तो इस इक्वेशन में अगर देखें हम तो g क्या होता है, g एक्चुअली डेल्टा k होता है, g इज इक्वल टू डेल्टा k। डेल्टा k मतलब कि k डैश माइनस k। तो डेल्टा k का जो डायरेक्शन आएगा या जो g का वैल्यू डायरेक्शन होगा वो यही वाला डायरेक्शन होगा जो यहाँ पे r का डायरेक्शन दिखाया गया है। इसको आप करके देखिएगा, k डैश माइनस k करेंगे तो उसका यही वाला डायरेक्शन आएगा जो g का ये डायरेक्शन है, आर्क का डायरेक्शन है, यही डायरेक्शन डेल्टा के का आएगा। तो डेल्टा के और जी के बीच में, डेल्टा के और जी के बीच, डेल्टा के ही जी है तो जी और के बीच में जो एंगल होगा वो एंगल का हमें कॉस लेना है। वो जो एंगल होगी वो 90 माइनस थीटा होगा। ये जो थीटा एंगल है यही वाला थीटा एंगल, पर वो अगर हम डेल्टा के का जो डायरेक्शन होगा वही जी का डायरेक्शन होगा। तो जी और
के बीच में, मतलब ये जो डायरेक्शन होगा यही एक तरह से जी डेल्टा के का डायरेक्शन यही वाला डायरेक्शन होगा और यही जी का डायरेक्शन होगा। तो इस डायरेक्शन में और के डायरेक्शन में इनके बीच में जो एंगल होगा वो 90 माइनस थीटा एंगल हुआ। तो उस 90 माइनस थीटा एंगल में अगर हम कॉस के टर्म में लिखेंगे तो कॉस 90 माइनस थीटा लिखेंगे और कॉस 90 माइनस थीटा मीन साइन थीटा, इसलिए यहाँ पे साइन थीटा आ जाएगा। और एक जी मैग्नीट्यूड दूसरे जी के मैग्नीट्यूड से कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे केवल जी बचेगा। और जी क्या है, जी जब भी हम लिखते हैं रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर, तो रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर के साथ हमेशा कोई इंडेक्स होता है एच के एल, क्योंकि रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर हमेशा किसी प्लेन एच के एल के परपेंडिकुलर होता है, मतलब उसका नॉर्मल होता है। तो इसलिए जी से एसोसिएटेड या जी को अगर हम आइडेंटिफाई करना चाहते हैं तो जी को आइडेंटिफाई करने के लिए हमेशा एच के एल लिखते हैं। और जी की वैल्यू क्या होगी, वो होगी 2 पाई बाई इंटरप्लेनर स्पेसिंग, 2 पाई डिवाइडेड बाई इंटरप्लेनर स्पेसिंग डी एच के एल। तो जी को हमने यहाँ पे क्या मैग्नीट्यूड पार्ट 2 पाई अपॉन डी एच के एल, डी क्या है, डी इंटरप्लेनर स्पेसिंग है और उसी को अगर हम रेसिप्रोकल में ले जाएंगे तो वो कैपिटल जी होगा। तो यहाँ पे हमने जी की जगह एक जी इधर के जी से कैंसिल हो गया और दूसरा जो एक जी बचा रह जाएगा उसकी जगह पे 2 पाई अपॉन डी एच के एल है। अब इसको थोड़ा और हम सिंप्लीफाई कर लें, तो सिंप्लीफाई करने के लिए ये 2 पाई और 2 पाई कैंसिल हो जाएगा और लैम्डा को हम दूसरे साइड ले जाएंगे, डी को इस साइड ले आएंगे, तो 2d sin थीटा इज इक्वल टू लैम्डा। तो ये अगेन ब्रैग्स लॉ आ गया। इसमें n अभी यहाँ पे नहीं आ रहा है, लेकिन n जो डी एच के एल होता है, तो जैसे इन जनरल क्या होगा कि उसमें ढेर सारे फैक्टर होते हैं। डी एच के एल तो पूरा एक सीरीज हो गया, जैसे अगर हम 222 कहें, D22 लिखें या फिर हम D11 लिखेंगे, तो D22 और D11 में क्या रिलेशन है कि जो D22 होता है 222 वो D111 डिवाइडेड बाई 2 होता है। तो वो जो n का फैक्टर है, मतलब जो 2 है वो एक तरह से n हुआ, तो वो n का फैक्टर तब यहाँ पे इस तरह से इंट्रोड्यूस हो जाएगा। तो ये इस जो कंडीशन हमारे पास डिफ्रैक्शन कंडीशन है इन द रेसिप्रोकल स्पेस, उससे हम डिफ्रैक्शन कंडीशन जो डायरेक्ट स्पेस की डिफ्रैक्शन कंडीशन है उसको डिराइव कर सकते हैं, विच इज 2d sin थीटा इज इक्वल टू लैम्डा। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, मतलब उसी टॉपिक को हम कंटिन्यू कर रहे हैं, हमें स्ट्रक्चर फैक्टर निकालना है। तो स्ट्रक्चर फैक्टर क्या होता है, स्ट्रक्चर फैक्टर होता है इट इज द स्कैटर्ड एम्पलीट्यूड ड्यू टू सिंगल सेल, मतलब अगर एक यूनिट सेल है, क्रिस्टल स्ट्रक्चर में बहुत सारे यूनिट सेल होते हैं और तो हम जो भी स्टडी करते हैं वो एक ही यूनिट सेल पे हमारी स्टडी फोकस रहती है, क्योंकि जो कुछ एक यूनिट सेल का अगर हमें क्रिस्टल स्ट्रक्चर पता चल गया तो हमें सारा ही क्रिस्टल स्ट्रक्चर पता चल जाएगा, या अगर हमें एक यूनिट सेल की कोई भी प्रॉपर्टी पता चलती है तो हमें पूरे क्रिस्टल की प्रॉपर्टी पता चल जाती है। तो इसलिए हम स्ट्रक्चर फैक्टर भी निकालेंगे एक यूनिट सेल के लिए, हम एम्पलीट्यूड जो निकालेंगे स्कैटर्ड एम्पलीट्यूड या जो डिफ्रैक्शन एम्पलीट्यूड कैलकुलेट करेंगे वो एक यूनिट सेल के लिए कैलकुलेट करेंगे। तो ये पुराना वाला ही इक्वेशन है जिसे में स्कैटर्ड एम्पलीट्यूड इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ओवर द वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या है, एक यूनिट सेल का वॉल्यूम, एंड एनआर इज द इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन e टू द पावर माइनस आई डेल्टा के डॉट आर, जो कि डिफरेंस बिटवीन द फेज फैक्टर है। तो अगर n सेल्स हैं तो n सेल्स के लिए क्या हो जाएगा, वो जो एम्पलीट्यूड होगा वो मल्टीप्लाइड बाई n, क्योंकि एक सेल से जो चीज आएगी उसी को n से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि सारे सेल सिमिलर हैं इसलिए हम सिंपली उसे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो और यहाँ पे डिफ्रैक्शन कंडीशन अगर सेटिस्फाइड है तो डेल्टा के इज इक्वल टू जी होगा, तो इसलिए इसको माइनस आई जी डॉट आर लिख सकते हैं यहाँ पे, एंड दिस इज इक्वल टू एन डेल्टा जी। तो ये डेल्टा जी क्या शो कर रहा है, ये डेल्टा जी ही स्ट्रक्चर फैक्टर है। ए जी तो स्कैटर्ड एम्पलीट्यूड है और ये जो डेल्टा जी है वो स्ट्रक्चर फैक्टर फॉर, स्ट्रक्चर फैक्टर मीन्स वही हुआ जो एम्पलीट्यूड है एक यूनिट सेल का ड्यू टू अ सिंगल सेल। उसको स्ट्रक्चर फैक्टर क्यों कहते हैं, कभी कभी इसे ज्योमेट्रिकल फैक्टर भी कहते हैं, क्योंकि स्ट्रक्चर फैक्टर इसलिए कहते हैं क्योंकि इसकी मदद से ही हम यूनिट सेल का स्ट्रक्चर या क्रिस्टल का स्ट्रक्चर डिटरमिन करते हैं, इसलिए इसको स्ट्रक्चर फैक्टर कहते हैं। इसको ज्योमेट्रिकल फैक्टर इसलिए कहते हैं क्योंकि ये यूनिट सेल की ज्योमेट्री पे डिपेंड करता है कि हमें क्या वैल्यू मिलेगी, इसलिए इसको ज्योमेट्रिकल फैक्टर भी कहते हैं, लेकिन ज्यादातर जो टर्म है वो स्ट्रक्चर फैक्टर है।
तो अभी तक हमने जो प्रीवियस इक्वेशंस लिखी थी उस इक्वेशन में हम लोग सिंपली एन आर लिख रहे थे। एन आर क्या है? एन आर इज द इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन ऑफ अ वॉल्यूम एट अ डिस्टेंस आर अपार्ट। आर की दूरी पे जो वॉल्यूम होगा उसका इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन हम एन आर लिख रहे थे यहाँ पे। लेकिन जब हम एनआर लिख देते हैं तो वहां पे हमने एटम्स की कोई चर्चा नहीं की। जैसे हमने यूनिट सेल का तो एम्पलीट्यूड निकाला जिसे हमने स्ट्रक्चर फैक्टर कहा, लेकिन जो यूनिट सेल है वो एटम से मिलके बनी होती है, तो हमें इसको थोड़ा और ज्यादा डीप में जाना होगा और इसलिए ज्यादा अच्छा ये होगा कि हम इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन को फॉर द यूनिट सेल न लिख करके हम इस तरह से लिखें कि इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन फॉर द यूनिट सेल इज द सुपरपोजिशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन फ्रॉम ऑफ द इंडिविजुअल एटम्स। जैसे एक यूनिट सेल है, एक यूनिट सेल में मान लीजिए कि 4 एटम्स हैं, तो हम पूरे यूनिट सेल का इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन न लिख करके हम ऐसे लिखेंगे कि इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन ऑफ फर्स्ट एटम प्लस इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन ऑफ द सेकेंड एटम प्लस इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन ऑफ द थर्ड एटम प्लस इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन ऑफ द फोर्थ एटम। ऐसा करना इसलिए जरूरी है क्योंकि हमें स्ट्रक्चर डिटरमिन करना है। स्ट्रक्चर डिटरमिन करने के लिए हमें एटम्स की पोजीशन डिटरमिन करनी है। वही तो स्ट्रक्चर हुआ कि एक यूनिट सेल है तो उसमें एटम्स किस किस पोजीशन पे हैं, वही हमें बताएगा कि यूनिट सेल किस तरह का है, बीसीसी है कि एफसीसी है या किस तरह का यूनिट सेल है। तो इसलिए इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन को जो एनआर टर्म है इसको हम अब एक दूसरे तरह से लिखेंगे और इसको इस तरह से लिखेंगे कि समेशन ओवर द इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन ऑफ द इंडिविजुअल एटम प्रेजेंट इन अ सिंगल यूनिट सेल। हम एक ही यूनिट सेल की बात कर रहे हैं क्योंकि जैसा एक यूनिट सेल में होगा वही सारा कुछ सारे यूनिट सेल में होगा। तो अब यहाँ पे हमने एनजे, जे मीन्स की जेथ एटम इन अ यूनिट सेल। जैसे मान लीजिए टोटल एस एटम है, क्योंकि यहाँ पे जो समेशन है इट इज फ्रॉम 1 to s, इसका मतलब कि उस यूनिट सेल में टोटल एस एटम है। और जेथ एटम मतलब कि फर्स्ट एटम, सेकेंड एटम, थर्ड एटम, तो उसको जेथ एटम कहें। तो इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन ऑफ द जेथ एटम आर माइनस आर जे। तो यहाँ पे सिंपली अब आर ना होके आर माइनस आर जे, क्योंकि आर जे क्या डिनोट करेगा? आर जे डिनोट्स द पोजिशन वेक्टर ऑफ द जेथ एटम। और R क्या डिनोट करता है? R एक वॉल्यूम जो यूनिट सेल में है जो कि R डिस्टेंस पे है उसको डिनोट कर रहा है। तो इसलिए यहाँ पे अब हम R माइनस आर जे लिखेंगे और J क्या डिनोट करता है? नंबर ऑफ एटम्स करस्पॉन्डिंग टू वन सेल, मतलब Jth एटम है ये। और टोटल एटम कितने होंगे? टोटल यहाँ पे S एटम होंगे, तो J1 to S हम समेशन करेंगे यहाँ पे। तो स्ट्रक्चर फैक्टर अब हम कैसे लिखेंगे? स्ट्रक्चर फैक्टर जो अभी हमने पिछले स्लाइड में लिखा था उस स्ट्रक्चर फैक्टर में एनआर की जगह पे अब ये सब कुछ सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो अभी जब हम इसे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये समेशन ओवर जे डीवी एनजे, एनआर की जगह पे हमने ये वैल्यू रख दी। तो एनआर की जगह अब ये आ जाएगा समेशन ओवर जे एनजे आर माइनस आर जे एक्सपोनेंशियल माइनस आई जी डॉट आर। अब हम यहाँ पे एक नया टर्म इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, आर माइनस आर जे इज इक्वल टू रो, मतलब कि जो रिलेटिव पोजीशन हो गई एटम की। तो आर माइनस आर जे इज इक्वल टू रो। तो इस रो को मतलब कि अब हम जो भी कुछ लिखेंगे वो रो के टर्म्स में लिखेंगे, आर के टर्म्स में नहीं लिखेंगे, आरजे के टर्म्स में नहीं लिखेंगे, बल्कि आर माइनस आरजे मतलब आर और आरजे के बीच का जो जो एक रिलेटिव पोजीशन है उसके टर्म्स में लिखेंगे, रो के टर्म्स में। तो रो के टर्म्स में जब हम लिखेंगे तो इसको तो सिंपली हम यहाँ पे रो लिख देंगे क्योंकि ये आर माइनस आरजे है। लेकिन यहाँ पे हम थोड़ा सा मैनिपुलेशन करेंगे ताकि इसको भी हम रो के टर्म्स में लिख सकें। रो के टर्म्स में लिखने के लिए क्या करेंगे कि यहाँ पे हम अपने आप ही इसको आर प्लस आर जे एन प्लस आर जे माइनस आर जे लिख देंगे। तो प्लस आर जे माइनस आर जे कैंसिल होके जीरो आ जाएगा, इसलिए इसकी वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इस आर की जगह पे हम आर के आगे आर प्लस आर जे माइनस आर जे लिखेंगे और जो आर माइनस आर जे वाला टर्म होगा उसको एक साथ लेके रो लिख देंगे और जो प्लस आर जे बच जाएगा वो प्लस आर जे उसको हम अलग कर लेंगे और इसलिए यहाँ पे आ जाएगा, ये माइनस ऑलरेडी है तो उसको हम अलग ले जाएंगे और लिखेंगे एक्सपोनेंशियल माइनस आई जी डॉट आर जे, और जो आर माइनस आर जे जैसा टर्म होगा उसको हम रो लिख देंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस आई जी डॉट रो। तो अब हमारे पास एक ऐसा इक्वेशन आ गया कि डेल्टा जी इज इक्वल टू, यहाँ पे भी इंटीग्रेशन का साइन होना चाहिए था जो यहाँ छूट गया है, वो इंटीग्रेशन का साइन यहाँ पे छूटा हुआ है,
ये इंटीग्रेशन ओवर डीवी होगा, ये वाला साइन इंटीग्रेशन ओवर डीवी। तो ये जो एक्सपोनेंशियल टर्म है उसको हमने इंटीग्रेशन से बाहर कर दिया क्योंकि ये केवल आरजे पे है और इंटीग्रेशन जो हम कर रहे हैं वो एक तरह से रो को लेके कर रहे हैं। तो रो यहाँ पे वैल्यू है, तो इसलिए ये वाला टर्म इसके इंटीग्रेशन के बाहर है और वो समेशन के साथ में है। अब ये जो पूरा टर्म है वो पूरा टर्म क्या शो कर रहा है, वो पूरा टर्म शो कर रहा है द रिलेटिव पोजीशन ऑफ द एटम्स इन अ यूनिट सेल। तो इसलिए ये एटम की प्रॉपर्टी हुई। अब ये एटम की प्रॉपर्टी है तो इसलिए इसको हम एटॉमिक फॉर्म फैक्टर कहते हैं, इसे स्ट्रक्चर फैक्टर नहीं कहते हैं। स्ट्रक्चर फैक्टर का मतलब कि जो पूरे यूनिट सेल का एम्पलीट्यूड है उसको हम स्ट्रक्चर फैक्टर कहते हैं। ये जो शो कर रहा है ये एक एटम की वजह से क्या एम्पलीट्यूड होगा ये उसको शो कर रहा है। एनजे मतलब समेशन तो हमने अलग कर दिया, तो ये वाला पोर्शन केवल एक एटम की वजह से क्या एम्पलीट्यूड होगा वो इसको शो कर रहा है। ये पूरा जो पोर्शन है वो क्या शो करता है, वो शो करता है एम्पलीट्यूड या स्कैटर्ड एम्पलीट्यूड या डिफ्रैक्शन एम्पलीट्यूड बाय द सिंगल एटम। इसलिए इसको हम एफजे से डिनोट करते हैं और इसे हम कहते हैं एटॉमिक फॉर्म फैक्टर, क्योंकि ये एटम की प्रॉपर्टी है, ये यूनिट सेल की प्रॉपर्टी नहीं है, एक एटम की है। तो एक एटम की वजह से एफजे मतलब जेथ एटम, टोटल एस एटम है तो टोटल एस एटम में जो जेथ एटम है उस जेथ एटम के लिए जो एटॉमिक फॉर्म फैक्टर होगा वो ये होगा। और फिर उस एटॉमिक फॉर्म फैक्टर को हम बाकी सारे जे पे मतलब सारे एटम पे जब हम समेशन करेंगे विद द एक्सपोनेंशियल टर्म तो हमें पूरे यूनिट का एम्पलीट्यूड पता चल जाएगा, डिफ्रैक्शन एम्पलीट्यूड या स्ट्रक्चर फैक्टर पता चल जाएगा। तो अब हम स्ट्रक्चर फैक्टर को थोड़ा और सिंप्लीफाई करके लिख रहे हैं कि समेशन ओवर जे एफ जे, ये पूरा एफ जे शो कर रहा है और एफ जे इज द scattered amplitude या the diffracted amplitude by a single atom in a given unit cell। तो fj exponential minus ig dot rj, और rj क्या है, rj is the position of the jth atom। और इसी तरह से हम फिर सारे j पे समेशन कर देंगे, मतलब j is equal to 1 to s, जितने भी एटम्स हैं उन सारे एटम्स के लिए हम इसको ऐड करते जाएंगे तो हमें टोटल एम्पलीट्यूड मिल जाएगा फॉर द यूनिट सेल, और वो जो टोटल एम्पलीट्यूड फॉर द यूनिट सेल होता है उसी को हम स्ट्रक्चर फैक्टर कहते हैं। अब स्ट्रक्चर फैक्टर इन टर्म्स ऑफ एटॉमिक फॉर्म फैक्टर, तो अब हम स्ट्रक्चर फैक्टर को थोड़ा और ज्यादा, एटॉमिक फॉर्म फैक्टर को में हमें एक वैल्यू आरजे मिली थी और दूसरी वैल्यू जी मिली थी। तो आरजे और जी की हम वैल्यू रख देंगे क्योंकि हमें एटम्स की पोजीशंस को यहाँ पे फिट करना है। एटम्स को हम कैसे डिफाइन करते हैं, मतलब उसकी पोजीशन के हिसाब से, जैसे बीसीसी स्ट्रक्चर है या एफसीसी स्ट्रक्चर है या सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर है, तो उस स्ट्रक्चर को हम कैसे डिफाइन करेंगे कि कितने नंबर ऑफ द एटम्स पर यूनिट सेल हैं और दूसरा उन एटम्स की पोजीशंस क्या है। तो इसलिए जो प्रीवियस इक्वेशन था उसमें हम आरजे और जी की वैल्यू रखेंगे। आरजे क्या होता है, आरजे इज द पोजीशन वेक्टर फॉर द जेथ एटम, तो उसकी पोजीशन क्या होगी, एक्स जे ए प्लस वाई जे बी प्लस जेड जे सी। तो एक्स जे वाई जेड जे ये क्या बताते हैं, ये पोजीशन ऑफ द एटम इन द लैटिस। लैटिस में एक्स जे वाई जे जेड जे उसकी पोजीशन को बताते हैं, वो अभी हम लोग आगे देखेंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा कि इस जगह पे हमें क्या लिखना है। और ए बी सी क्या है, ये तीन लैटिस वेक्टर्स हैं जो तीन डायरेक्शन होते हैं किसी भी यूनिट सेल में, वो डायरेक्शन है। और अगर कोई रेसिप्रोकल वेक्टर जी है तो हमेशा जब भी कोई रेसिप्रोकल वेक्टर होता है तो वो किसी न किसी प्लेन से एसोसिएटेड होता है, क्योंकि प्लेन पे जब हम नॉर्मल खींचते हैं तो वही फिर रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर बन जाता है। तो अगर एचकेएल प्लेन है तो उसके लिए रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर क्या होगा, HA स्टार प्लस KB स्टार प्लस LC स्टार, वेयर A स्टार B स्टार C स्टार आर रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर्स। तो ये रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर्स हैं। तो इसको अगर हम सब्स्टिट्यूट कर दें, ये जो इक्वेशन था डेल्टा एच कैल इज इक्वल टू समेशन ओवर जे एफ जे मीन्स एटॉमिक फॉर्म फैक्टर एक्सपोनेंशियल माइनस आई जी डॉट आर जे, ये वैल्यू थी जी डॉट आर जे। तो जी की जगह हम ये रखेंगे और आर जे की जगह हम ये रखेंगे। तो जब आर जे और जी का डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो फिर आपको वही वेक्टर अलजेब्रा लगाना है कि जहाँ पे भी ए डॉट ए स्टार आएगा तो वो
मैग्निफिकेशन फैक्टर, जहाँ पे 2 पाई हमने लिया है तो 2 पाई हो जाएगा, और जहाँ पे a डॉट बी स्टार आएगा तो वो 0 हो जाएगा। तो a डॉट ए स्टार, b डॉट बी स्टार, c डॉट सी स्टार, इस तरह के जो भी टर्म आएंगे केवल वही टर्म सर्वाइव करेंगे, बाकी टर्म 0 हो जाएंगे, और उनके साथ एक मैग्निफिकेशन फैक्टर 2 पाई आ जाएगा। अगर हम मैग्निफिकेशन फैक्टर को 1 रखते हैं तो सिंपली वो 1 आ जाता है। तो ऐसे केस में ये क्या बन जाएगा, एक्स जे एच प्लस वाई जे के प्लस जेड जे एल, तो ये आ जाएगा, और सबके साथ 2 पाई आएगा, इसलिए 2 पाई को कॉमन ले लेंगे, और माइनस आई पहले से ही है, तो हमें ये इक्वेशन मिल गया, एक्सपोनेंशियल माइनस 2 पाई आई दीज टर्म्स। अब जब भी कोई एक्सपोनेंशियल टर्म होता है जो इस तरह का होता है, e टू द पावर माइनस आई पाई एन, e टू द पावर माइनस आई पाई एन जैसा अगर कोई टर्म होता है जिसमें n अगर ऑड है तो इसकी वैल्यू -1 आती है। इसको आप इस तरह से डिराइव कर सकते हैं कि e टू द पावर माइनस आई थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा प्लस आई साइन, e टू द पावर आई थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। तो इस तरह से अगर इसको आप डिराइव करेंगे तो वहां से आप ये कंडीशन निकाल सकते हैं। तो ये अगर n यहाँ पे ऑड होगा तो -1 आएगा, और n अगर यहाँ पे इवन होगा तो ये +1 आएगा। तो ये जो कंडीशंस हैं या ये जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले का यहाँ पे बहुत ज्यादा यूज होता है। अभी हम लोग आगे जब कैलकुलेशन करेंगे तो वहां पे देखेंगे कि ये आपको याद रखना है, इस फॉर्मूले, इन दोनों ही फॉर्मूले को याद रखना है कि अगर n यहाँ पे ऑड है माइनस आई पाई की जगह तो -1 आएगा, और अगर माइनस आई पाई के साथ n इवन होगा तो यहाँ पे +1 आएगा। अब हमें आगे जो करना है उसमें हमें एक्स जे, वाई जे और जेड जे की वैल्यू रखनी होगी। तो इसमें जो वेरिएबल्स हैं, मतलब जो दो चीजें हैं, एक तो एक्स जे वाई जे जेड जे है और दूसरा एच के एल है। जो एक्स जे वाई जे जेड जे है ये क्या है, ये पोजीशन ऑफ द एटम है। तो पोजीशन ऑफ द एटम तो फिक्स होती है। अगर कोई यूनिट सेल मान लीजिए बीसीसी यूनिट सेल है तो बीसीसी यूनिट सेल में एक्स जे वाई जे जेड जे की क्या पोजीशन होगी, वो हमेशा फिक्स होगी, उसको हम वेरी नहीं कर सकते हैं, वो फिक्स होगी। पर जो एच के एल है वो एक तरह से वेरिएबल है, मतलब कि किस प्लेन से डिफ्रैक्शन हो रहा है। तो आपने ब्रैग्स लॉ में देखा कि जो डिफ्रैक्शन होता है वो एक प्लेन से डिफ्रैक्शन होता है, क्रिस्टल प्लेन से डिफ्रैक्शन होता है, और ऐसे बहुत सारे प्लेन्स होते हैं क्रिस्टल में। तो किस प्लेन से डिफ्रैक्शन हो रहा है वो एच के एल शो करता है। तो अब हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और निकालेंगे स्ट्रक्चर फैक्टर ऑफ द बीसीसी लैटिस, स्ट्रक्चर फैक्टर ऑफ द बीसीसी लैटिस। तो बीसीसी लैटिस में देयर आर 2 एटम्स पर यूनिट सेल, और जो दो एटम्स हैं उनकी रिलेटिव पोजीशन क्या होती है, एक एटम 0 0 0 पे होगा और दूसरा हाफ 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 पे होगा, मतलब एट द सेंटर ऑफ द बॉडी। तो ये जो 0 0 0 क्या शो कर रहा है, वो शो कर रहा है एक्स जे वाई जे जेड जे, 0 0 0 तो एक्स जे वाई जे जेड जे। वैसे हाफ 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 क्या शो कर रहा है, ये एक एटम के लिए, जैसे हमने कहा कि अगर वहां एस एटम है तो फॉर द फर्स्ट एटम जे एक्स जे की वैल्यू क्या होगी, मतलब आर जे की वैल्यू क्या होगी, और फिर जब सेकेंड एटम पे जाएंगे तो फिर उस एटम के लिए आर जे की वैल्यू क्या होगी। तो अगर पहले एटम के लिए आर जे मतलब कि एक्स जे वाई जे जेड जे की वैल्यू क्या है, 0 0 0, और सेकेंड एटम जो है उसके लिए एक्स जे वाई जे आर जे की वैल्यू क्या है, हाफ 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 वैल्यू है। तो इन वैल्यूज को हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे और एच के एल को एच के एल ही रहने देंगे, क्योंकि ये फिक्स, ये वेरिएबल्स नहीं है, ये एक तरह से फिक्स वैल्यूज हैं। अगर बीसीसी लैटिस है तो यही दो एटम होंगे और उनकी यही वैल्यू होगी, तो इसलिए वो वैल्यू फिक्स है, उसको हम पुट कर देंगे। और फिर हमें देखना ये होता है कि HKL के कौन से कॉम्बिनेशन है जिनपे कि हमें मैक्सिमम डिफ्रैक्शन एम्पलीट्यूड मिल रहा है। तो यही चीज हम यहाँ पे देखते हैं, जब हम स्ट्रक्चर फैक्टर कैलकुलेट करते हैं तो हम यही देखते हैं कि HKL का कौन सा कॉम्बिनेशन है, या यूं कहें कि HKL वो कौन से प्लेन्स हैं जिनसे कि हमें मैक्सिमम डिफ्रैक्शन मिल रहा है, और वो कौन से प्लेन्स हैं जिससे कि हमें मिनिमम डिफ्रैक्शन मिल रहा है। तो उस जानकारी से या उस इंफॉर्मेशन से ही हमें स्ट्रक्चर फैक्टर हम कैलकुलेट करते हैं, और उसी से हमें फिर यूनिट सेल के बारे में पता चलता है कि उसका स्ट्रक्चर क्या होगा। तो यहाँ पे हमने दो एटम है तो समेशन अब हट जाएगा, मतलब समेशन का मतलब होता है कि जो भी कुछ है वो एक एटम के लिए करें और प्लस सेकंड एटम के लिए करें, फिर थर्ड एटम के लिए करें तो प्लस प्लस के साइन आएंगे। तो यहाँ पे दो ही एटम है तो हमारे पास केवल दो टर्म होंगे। फिर मैंने यहाँ पे ये एज्यूम किया हुआ है कि जो दो एटम है दोनों सिमिलर एटम है।
अगर दोनों सिमिलर एटम होंगे तो जो उनका एटॉमिक फॉर्म फैक्टर होगा वो सेम होगा, क्योंकि एटॉमिक फॉर्म फैक्टर में क्या आता है, अगर आप एफ के पिछले स्लाइड्स से अगर थोड़ा रिकॉल करें, एफ में क्या टर्म आता है, एन आर माइनस आर जे। एन क्या है, इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन। तो इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन अगर हम अलग अलग एटम लेंगे तो उसके लिए इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन की वैल्यू अलग होगी। जैसे मान लीजिए कि बीसीसी स्ट्रक्चर में नॉर्मल जो हम लोग ने एग्जाम्पल लिया था वो सीजियम क्लोराइड था, तो CS और Cl वो अलग अलग है वहां पे। तो CS के लिए अगर हम एटॉमिक फॉर्म फैक्टर कैलकुलेट करेंगे तो वो अलग आएगा, और Cl के लिए अगर हम एटॉमिक फॉर्म फैक्टर कैलकुलेट करेंगे तो वो अलग आएगा। क्यों अलग आएगा, क्योंकि CS एक अलग एटम है और Cl इंटायरली डिफरेंट एटम है, तो दोनों का इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन अलग है, इसलिए दोनों के लिए जो F की वैल्यू आएगी वो अलग अलग आएगी। पर यहाँ पे मैंने ये एज्यूम किया है कि जो दो एटम्स हैं वो बिल्कुल आइडेंटिकल एटम्स हैं, इसलिए दोनों की जो F वैल्यू होगी वो सेम होगी, इसलिए F को यहाँ पे कॉमन लिया गया है। और तब यहाँ पे जो 0 0 वाला पोर्शन होगा वो आ जाएगा e टू द पावर 0 आएगा, तो e टू द पावर 0 से 1 हो जाएगा। और ये जो दूसरा पोर्शन है उसके लिए e टू द पावर माइनस 2 पाई आई, यहाँ पे हम हाफ 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 रख दिए हैं, तो हाफ कॉमन लेके ब्रैकेट में h प्लस k प्लस l आएगा। अब जो पिछला फॉर्मूला था एक्सपोनेंशियल वाला फॉर्मूला, उस फॉर्मूले को हम यहाँ पे यूज करेंगे और ये 2:2 से कैंसिल हो जाएगा, तो हमें सिंपली मिलेगा e टू द पावर माइनस पाई आई एंड विद इन ब्रैकेट h प्लस k प्लस l। अब अगर ये h प्लस k प्लस l ऑड है, मतलब तीनों का सम अगर ऑड है, तो ये कैसा फैक्टर हो जाएगा, e टू द पावर माइनस पाई आई ऑड, तो मतलब कि -1, तो 1 - 1 0 हो जाएगा, तो f 1 - 1 0 हो जाएगा, मतलब कि जो डिफ्रैक्शन एम्पलीट्यूड है वो 0 होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जो ऐसे प्लेन्स हैं जिनके लिए h प्लस k प्लस l ऑड आता है वो डिफ्रैक्शन नहीं करेंगे, उनसे डिफ्रैक्शन नहीं होगा। तो ऐसे कौन से प्लेन हैं, जैसे मान लीजिए 100 प्लेन है, तो 100 प्लेन से बीसीसी में डिफ्रैक्शन नहीं मिलेगा, क्योंकि 1 प्लस 0 1 होगा और 1 इज ऑड नंबर। लेकिन अगर 200 है तो 200 से बीसीसी में डिफ्रैक्शन मिलेगा, क्योंकि 2 प्लस 0 वो एक इवन नंबर है। वैसे ही 1 प्लेन है तो 1 प्लस 1 मतलब 3, तो डिफ्रैक्शन नहीं मिलेगा। लेकिन अगर हम 2 1 1 प्लेन लेंगे तो 2 प्लस 1 मतलब 4, तो वहां पे डिफ्रैक्शन मिलेगा। तो इस तरह से हम देखते हैं कि किससे डिफ्रैक्शन मिलेगा, किससे डिफ्रैक्शन नहीं मिलेगा, और फिर उसी से फिर स्ट्रक्चर निकाला जाता है। और अगर यहाँ पे मान लीजिए h प्लस के प्लस एल इवन है, तो यहाँ पे जो टर्म आएगा वो होगा माइनस पाई आई इंटू एन, और n क्या है वो इवन है, तो +1 आ जाएगा। तो +1 का मतलब कि 1 + 1 2 आएगा, तो यहाँ पे 2f आ जाएगा, तो ये मैक्सिमम हो जाएगा। अब यहाँ पे हम जो भी बात कर रहे हैं वो एक्चुअली हम एम्पलीट्यूड की बात कर रहे हैं, लेकिन जो हम एक्सपेरिमेंटली मेजर करते हैं वो हम इंटेंसिटी मेजर करते हैं। जब भी कहीं मेजर करते हैं तो इंटेंसिटी मेजर करते हैं, डिफ्रैक्टेड बीम की इंटेंसिटी। और इंटेंसिटी क्या होती है, अगर एम्पलीट्यूड मान लीजिए a है तो इंटेंसिटी होगी a डॉट ए स्टार। ए स्टार क्या है, ए स्टार इज द कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ ए। तो हम ज्यादातर इंटेंसिटी, मतलब ज्यादातर क्या, हमेशा जब भी हम किसी काउंटर से या किसी कैमरे से, अगर हम कैमरे से तो खैर हम स्पॉट लेते हैं, पर जब हम वहाँ काउंटर से देखेंगे तो हमें वो इंटेंसिटी मेजर होती है, एम्पलीट्यूड नहीं मेजर होता है। तो इसका फिर स्क्वायर हो जाएगा तो ये 4f स्क्वायर आ जाएगा और ये 0 ही रह जाएगा। अब चूंकि मैंने यहाँ पे दोनों एटम को सिमिलर लिया है, तो इसलिए हमें यहाँ पे 0 और 2f मतलब कि फुल कंट्रास्ट मिल रहा है। एक जगह तो बिल्कुल मैक्सिमम मतलब डार्क स्पॉट दिखेगा या मैक्सिमम पीक दिखेगी, और दूसरी जगह बिल्कुल 0 है। 0 का मतलब कि वहां पे कोई भी स्पॉट नहीं होगा, या वो जो पीक होगी वो बिल्कुल एक 0 पोजीशन पे रहेगी। लेकिन अगर मान लीजिए ये दो तरह के एटम है, जैसे सीजियम क्लोराइड है, तो एक सीजियम है एक फ्लोराइड है, मतलब तो क्या, तो हम इसको इस तरह से नहीं लिख सकते हैं। तब हम कैसे लिखेंगे, तब हम इसे लिखेंगे F1 प्लस F2 इंटू ई टू द पावर दिस मच। तो ऐसे केस में क्या आएगा, ऐसे केस में ये आएगा F1 माइनस F2, और यहाँ पे ये आएगा F1 प्लस F2। तो F1 माइनस F2 नेचुरली वो कम होगा, और F1 प्लस F2 जो होगा तो वो ज्यादा होगा। तो हमें मैक्सिमम और मिनिमम जो ऐसे केस में मिलेगा उनके बीच का कंट्रास्ट उतना ज्यादा नहीं होगा, मतलब कि एक मैक्सिमम हो और दूसरा बिल्कुल 0 हो, वो बिल्कुल 0 नहीं होगा, बल्कि वहां पे इंटेंसिटी कम होगी और दूसरी जगह पे इंटेंसिटी ज्यादा होगी। इसका मतलब एक पीक जो होगी वो बड़ी पीक होगी और दूसरी पीक छोटी पीक होगी। या फिर अगर हम स्पॉट के टर्म्स में बात करें, तो स्पॉट के टर्म्स में क्या होगा कि एक जगह हमें
डार्क स्पॉट मिलेगा और दूसरी जगह हमें लाइट स्पॉट मिलेगा। जबकि अगर दो एटम एक ही जैसे हैं तो एक जगह हमें स्पॉट मिलेगा और दूसरी जगह हमें स्पॉट मिलेगा ही नहीं, क्योंकि वहां पे इंटेंसिटी बिल्कुल ही जीरो हो गई। तो ये है स्ट्रक्चर फैक्टर फॉर द बीसीसी लैटिस। अब हमें स्ट्रक्चर फैक्टर फॉर द एफसीसी लैटिस। तो अब जब हम स्ट्रक्चर फैक्टर ऑफ द एफसीसी लैटिस निकालेंगे तो हम एफसीसी लैटिस के लिए रिलेटिव पोजीशन ऑफ एटम्स लिखेंगे। एफसीसी लैटिस में देयर आर 4 एटम्स पर यूनिट सेल। तो 4 एटम्स कौन कौन से होते हैं? एक 0 0 0 हो गया, हाफ ऑफ 0 हुआ, हाफ 0 हाफ है और 0 हाफ हाफ है। ये जब हम लोग क्रिस्टल स्ट्रक्चर पढ़ रहे थे फर्स्ट यूनिट में, तो उस समय मैंने आपको कहा था कि ये पोजीशंस आपको याद रखनी पड़ेंगी, क्योंकि बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स आएंगी या ऐसे न्यूमेरिकल्स आएंगे जहां पे आपको खुद से पता होना चाहिए कि ये पोजीशंस क्या हैं। वहां पे क्वेश्चन में ये दिया नहीं जाएगा कि ये पोजीशंस हैं और अब आप इसको अप्लाई कीजिए, तो ये आपको याद होनी चाहिए। तो ये 4 एटम्स हैं एफसीसी लैटिस में, इसलिए अब यहाँ पे जब हम स्ट्रक्चर फैक्टर लिखेंगे तो हमें 4 टर्म्स मिलेंगे यहाँ। और अगेन यहाँ पे हमने ये मान लिया है कि चारों एटम वो एक ही जैसे हैं, इसलिए उनका जो एटॉमिक फॉर्म फैक्टर होगा वो सेम होगा और वो सेम एफ होगा, और एफ को इसलिए हमने यहाँ पे कॉमन ले लिया। अगर वो 4 एटम अलग अलग तरह के होंगे तो यहाँ F1, F2, F3, F4 आएगा, या अगर दो एक जैसे हैं दो दूसरे तरह के हैं तो उसी तरह से जैसा भी स्थिति है उस तरह से F की पोजीशन आएगी, F की वैल्यू आएगी। पर फॉर द सिंप्लिसिटी हमने F को कॉमन लिया है, क्योंकि हम ये मान के चल रहे हैं कि जो चारों एटम हैं वो एक ही जैसे हैं। तो जो पहली पोजीशन रखेंगे 0 0 0। अब पिछले एग्जाम्पल से भी आप क्लियर हैं कि 0 0 0 क्या है? ये एक्स जे वाई जे जेड जे है, ये एक्स जे वाई जे जेड जे है, ये भी एक्स जे वाई जे जेड जे एंड सो ऑन। तो यहाँ पे हम जब 0 0 0 रखेंगे तो e टू द पावर 0 हो जाएगा, 1 आएगा और फिर ये इस तरह से आता जाएगा। यहाँ पे चूंकि ये 2 पाई आता है तो जब ये हाफ है तो वो हाफ उस 2 पाई से कट जाएगा, 2 से कट जाएगा, तो माइनस आई पाई k प्लस एल देन h प्लस एल एंड देन h प्लस k। अब इसमें देखिए कि यदि सारे एच के एल इवन है, एच के एल आर इवन का मतलब कि h प्लस k प्लस एल की बात नहीं हो रही है यहाँ पे। यहाँ पे क्या बात हो रही है कि h भी इवन है, k भी इवन है और l भी इवन है, मतलब कि सेपरेट सेपरेट वो सारे इवन है। तो अगर सारे इवन होंगे तो क्या होगा? ये भी इवन है, ये भी इवन हो जाएगा, ये भी इवन हो जाएगा, और ऐसे केस में ये सब कुछ +1 आएगा, मतलब 1 + 1 + 1 + 1, तो ये 4f हो जाएगा, मतलब कि हमें मैक्सिमम डिफ्रैक्शन मिलेगा। अब अगर ऑल एच के एल आर ऑड, मतलब कि एच भी ऑड है, के भी ऑड है और एल भी ऑड है, अगर सारे ऑड हैं तो उस केस में भी क्या होगा? जो दो ऑड होंगे तो वो मिलके इवन बना देंगे, ये दो ऑड भी इवन बना देंगे और ये दो ऑड भी इवन बना देंगे, तो सारे फिर यहाँ पे क्या होंगे कि सारे यहाँ इवन, फिर से सारे हमें इवन टर्म्स मिलेंगे। तो फिर अगेन हमें यहाँ पे 4f मिल जाएगा, मतलब कि हमें मैक्सिमम एम्पलीट्यूड मिल जाएगा। लेकिन अगर मिक्स्ड है, मिक्स्ड का मतलब कि एच के एल में कोई दो इवन और एक ऑड हो, या कोई दो ऑड और एक इवन हो, तो उसको हम कहते हैं कि मिक्स्ड है। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? जैसे मान लीजिए कि एच इवन है और के एल ऑड है, तो क्या होगा? H इवन है, के एल ऑड है, K और L ऑड है, तो ये वाला टर्म इवन होगा, मतलब +1। H हमने कहा कि H इवन है और L ऑड है, तो ये वाला टर्म ऑड होगा, -1। फिर H इवन है, K ऑड है, तो ये भी -1 आएगा। तो फिर दो -1 आएंगे और दो +1 आएंगे तो 0 हो जाएगा। तो इसको आप किसी भी एक को ऑड और दो को किसी भी एक को इवन और दो को ऑड करके अगर देखेंगे तो 0 ही आएगा। और अगर इसका हम उल्टा कर दें, मतलब कि दो इवन और एक ऑड है, तो दो इवन में मान लीजिए कि एच और के इवन है और एल ऑड है, तब देखते हैं एच और के इवन है और एल ऑड है, तो के इवन है, एल ऑड है, तो ये टर्म ऑड आएगा। एच इवन है और एल ऑड है, तो ये टर्म अगेन ऑड आएगा। एच और के दोनों ही इवन है, तो ये टर्म इवन आएगा। तो इसलिए अगेन क्या हो गया कि दो टर्म ऑड हो गए और दो हमारे पास मतलब +1 हो गए और दो -1 हो गए, तो फिर वो 0 आ जाएगा। तो इस तरह से एफसीसी लैटिस में अगर जैसे 100 प्लेन है तो 100 प्लेन से डिफ्रैक्शन नहीं मिलेगा, क्योंकि वो मिक्स्ड है, 1 ऑड है और 00 इवन है। लेकिन अगर 111 प्लेन है तो वहां पे डिफ्रैक्शन मिल जाएगा, या 200 प्लेन है तो वहां पे डिफ्रैक्शन मिलेगा, 400 प्लेन है तो मिलेगा, 222 प्लेन है तो मिलेगा।
लेकिन 111 से नहीं मिलेगा। फिर 222 है तो उससे भी मिल जाएगा, 333 है तो उससे भी मिलेगा। इस तरह के जो भी प्लेन होंगे, जैसे मान लीजिए कि अगर हम कोई प्लेन कहें कि 135 प्लेन है, तो 135 प्लेन है तो वहां पे भी डिफ्रैक्शन मिलेगा। तो इसलिए ये जो कंडीशंस हैं HKL की, इन कंडीशंस के लिए FCC लैटिस में हमें डिफ्रैक्शन पैटर्न मिलता है। तो जो एक्सपेरिमेंटल डिटर्मिनेशन होता है, एक्सपेरिमेंट में हम क्या करते हैं कि एक्सपेरिमेंट में अब जो हमारा नेक्स्ट का लेक्चर होगा वो एक्सपेरिमेंटल मेथड्स पे ही होगा। तो उसमें हम कुछ अगर कैमरा लगाएंगे तो कैमरे में हमें रील लगानी पड़ेगी, कैमरे की रील होगी जिसको हम वॉश करेंगे और या डेवलप करेंगे तो हमें उस पर स्पॉट्स मिलेंगे। तो उस स्पॉट्स को हम देखते हैं कि उनकी पोजीशन क्या है, वो किस प्लेन के स्पॉट्स हैं, वो आइडेंटिफाई किया जाता है कि वो जो स्पॉट्स आ रहे हैं वो किस प्लेन की वजह से आ रहे हैं, मतलब जिसे हम कहते हैं इंडेक्सिंग कहते हैं। और अगर मान लीजिए काउंटर लगाएंगे तो काउंटर होगा तो वो पीक देगा, मतलब उसमें स्पॉट्स नहीं आएंगे बल्कि स्पॉट की जगह पे पीक आएगी। तो अगर पीक आएगी तो फिर हम वहां पे पीक को इंडेक्स करते हैं कि वो जो पीक आ रही है वो किस प्लेन की पीक है, उसको हम इंडेक्स करते हैं। और फिर इंडेक्स करने के बाद देखते हैं कि किस तरह का पैटर्न आ रहा है। अगर वो पैटर्न इस तरह का आ रहा है कि वो अनमिक्स्ड के लिए हमें पीक मिल रही है तो हम कह सकते हैं कि वो FCC लैटिस है। और अगर हमें H+K+L इवन के लिए पीक मिल रही है तो हम कह सकते हैं कि वो BCC लैटिस है। तो HKL के किन कॉम्बिनेशन के लिए हमें पीक मिल रही है उससे हम पता लगाते हैं कि हमारा जो लैटिस है वो कौन सा लैटिस हो सकता है, मतलब BCC है कि FCC है, वो कौन सा लैटिस हो सकता है, ये वहां से पता लगाया जाता है। अब ये जो कंडीशंस आ रही हैं, HKL की जो कंडीशन आ रही हैं, जैसे यहाँ पे क्या कंडीशन आई, यहाँ पे ये कंडीशन आई कि इफ ऑल HKL आर मिक्स्ड तो हमें डिफ्रैक्शन पैटर्न नहीं मिलेगा, मतलब जो स्ट्रक्चर फैक्टर होगा वो 0 होगा। एंड इफ दे आर अनमिक्स्ड मींस ऑल इवन और ऑल ऑड तो हमें स्ट्रक्चर फैक्टर मैक्सिमम मिलेगा। तो ऐसे केस में ये जो कंडीशंस होती हैं इनको हम एक्सटिंक्शन कंडीशन कहते हैं, एक्सटिंक्शन कंडीशन कहते हैं, क्योंकि यही हमें बताती हैं कि स्ट्रक्चर फैक्टर मतलब मिलेगा या वो एक्सटेंड कर जाएगा, मतलब कि नहीं मिलेगा। तो और जो पिछला स्लाइड था जिसमें BCC था, वहां पे एक्सटेंशन कंडीशन BCC के लिए क्या था, BCC के लिए एक्सटेंशन कंडीशन था कि H+K+L इज इक्वल टू इवन तो डिफ्रैक्शन पैटर्न मिलेगा, एंड इफ H+K+L इज ऑड तो डिफ्रैक्शन पैटर्न नहीं मिलेगा। तो इसी को हम एक्सटेंशन कंडीशन कहते हैं। तो वो अलग अलग स्ट्रक्चर के लिए अलग अलग होती है। तो इसके साथ ही हमारा जो आज का टॉपिक है वो समाप्त होता है। मीन्स टू फाइंड आउट द diffraction condition in reciprocal space and to calculate the structure factor for the BCC and FCC lattice। और उसमें हम लोगों ने एटॉमिक फॉर्म फैक्टर को भी देखा कि उसकी वैल्यू क्या होती है। अब जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा वो हो सकता है अंतिम लेक्चर हो इस यूनिट का, और उसमें हमें देखना है एक्सपेरिमेंटल मेथड्स ऑफ क्रिस्टल स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन। अभी तक हम लोगों ने जो भी पढ़ा वो हम लोगों ने थ्योरेटिकल बैकग्राउंड पढ़ा कि क्रिस्टल का थ्योरेटिकल बैकग्राउंड क्या है, रेसिप्रोकल स्पेस है या उसमें डिफ्रैक्शन होता है, डिफ्रैक्शन पैटर्न की कंडीशन क्या होती है, ये सारी चीजें हम लोगों ने डिस्कस की। लेकिन अब जब हम नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग जो एक्चुअल मेथड्स हैं जिनको अप्लाई करते हैं एक्सपेरिमेंटल मेथड्स को, और उससे फिर हम क्रिस्टल स्ट्रक्चर को डिटरमिन करते हैं। तो ये हमारा टॉपिक होगा नेक्स्ट लेक्चर का, और इसके साथ ही फिर हम आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू।